हाजी साहब ने बैठते ही मेहदी साहब से कहा, मेहदी भाई आप खुद ही इमरान को सारी बात बयान कर दीजिए। मेहदी साहब ने कमांडो इमरान की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे तरक्की पजीर ममालिक पर भी कारी ज़रब लगाने के लिए एक ख़तरनाक प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ये बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता कि भारत एक एटमी ताकत बन चुका है, लेकिन किसी मुल्क का एक या दो बार धमाके करके एटमी ताकत बन जाना ही काफ़ी नहीं होता। इसके बाद एटम बमों की तैयारी का इंतहाई महंगा और पेचीदा काम शुरू करना होता है, जिसके कसीर अखराजात भारत जैसा गरीब और तरक्की पजीर मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे इस खतरनाक मंसूबे में इसराइल भारत के साथ शामिल हो गया है। इसराइल खुद चूँकि आलम इस्लाम का नंबर 1 दुश्मन है, इसलिए भारत के साथ इसका एक खुफिया माहदा तय पा गया है। इस माहदे के तहत इसराइल भारत को सरमाया और अहम फनी टेक्नोलॉजी मुहैया करेगा, और भारत जो कि एटमी ताकत बन जाने का ऐलान कर चुका है, एटम बमों में बुनियादी अहमियत के कीमियावी महलूल की तैयारी और एटम बमों को चलाने वाले यूरेनियम 235 के एक बुनियादी जुज़ की तैयारी में महारत को तमाम तर माली और फनी इमदाद फराहम करेगा। इस दुश्मन इस्लाम मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। इस मकसद के वास्ते जज़ायर अंडमान की पहाड़ियों में, जिस पर भारत का कब्ज़ा है, खुफिया जगह पर एक फैक्ट्री बनाई गई है, जिसका नाम खुफिया दस्तावेज़ात में महाशक्ति फैक्ट्री ज़ाहिर किया गया है। प्रोग्राम के मुताबिक इस फैक्ट्री में तैयार होने वाले बम इसराइल को भी सप्लाई किए जाएंगे, जिन्हें हुकूमत इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी। मैं इन खुफिया दस्तावेज़ात का किसी तरीके से मुताले कर चुका हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर भारत को इस फैक्ट्री में बमों की खेप तैयार करने से रोका ना गया तो आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। चुनांचे इस फैक्ट्री को तबाह करना बेहद ज़रूरी है, बल्कि इस्लाम की तरफ से हम सब मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि इस फैक्ट्री को तबाह व बर्बाद कर दें। कमांडो इमरान ने मेहदी साहब की सारी बात को बड़े ध्यान और बड़े गौर से सुना। इसने कहा, हम हर हालत में इस फैक्ट्री को तबाह कर देंगे, हाँ इसके लिए हमें अपनी जानों की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मेहदी साहब बोले, मैं इस मिशन को नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तो ये महाशक्ति फैक्ट्री यहाँ से दूर काले पानी यानी जज़ायर अंडमान में बनाई गई है, दूसरी वहाँ सिक्योरिटी का बहुत ही पेचीदा और हसास इंतज़ाम किया गया है, और भारत के साथ इसराइली फ़ौजी पार्टियां दिन रात फैक्ट्री के इर्द गिर्द गश्त लगाती रहती हैं। कमांडो इमरान ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए ऐसा तो हर जगह ही होता है। इस किस्म के हसास नौइयत के मकामात पर सिक्योरिटी बेहद सख्त होती है। ये बताएं कि ये महाशक्ति फैक्ट्री जज़ायर अंडमान के किस जजीरे के जंगल में है, क्योंकि जज़ायर अंडमान में तो बहुत बड़े जजीरे हैं। मेहदी साहब कहने लगे, ये मैं कल मालूम करने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं इसके बारे में मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गया तो कल रात को आपको आकर बता दूंगा। कमांडो इमरान ने हाजी साहब से कहा, आप इस दौरान ये कीजिए कि कमांडो जिब्रान को बम्बई से बुलवा लें। इस मिशन में कमांडो जिब्रान का मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाजी साहब बोले, मैं आज ही रात को बम्बई पैगाम भिजवा देता हूँ, जिब्रान यहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद हाजी साहब ने मेहदी साहब को साथ लिया और इमरान से ये कहकर चले गए, मैं मेहदी साहब को छोड़कर तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इनके जाने के बाद कमांडो इमरान ने लालटेन रोशन कर दी और चारपाई पर नीम दराज होकर इस इंतहाई अहम और नए मिशन के बारे में गौर व फिक्र करने लगा। ये मिशन इस एतबार से बहुत पेचीदा और उलझा हुआ था कि इसमें असल ऑपरेशन से पहले कई मसाइल दरपेश थे। मिसाल के तौर पर इन लोगों का जज़ायर अंडमान में जाना, वहाँ जाएं तो किस हैसियत से जाएं। अंडमान भारत के तसल्लुत में था और बगैर पासपोर्ट वगैरह के इनका वहाँ पहुँचना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मसला था। मगरबी बंगाल और जज़ायर अंडमान के दरमियान खलीज बंगाल का वसी व अरीज़ और तूफ़ानी समुंदर हायल था और फासला भी बहुत ज़्यादा था। किसी स्टीमर या कश्ती पर इतना तवील और काले पानी के तूफ़ानी समुंदर में सफ़र करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कमांडो इमरान इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि इसे हाजी साहब की गाड़ी की आवाज़ आई। हाजी साहब खाना लेकर आ गए थे। कहने लगे, मैंने बम्बई सतारा सेठ को खुफिया पैगाम पहुंचा दिया है कि जिब्रान को फ़ौरन दिल्ली भेज दिया जाए। ये आपने बहुत अच्छा किया। खाना खाने के बाद कमांडो इमरान ने हाजी साहब के आगे इन मसाइल का जिक्र छेड़ दिया जिन पर वो थोड़ी देर पहले गौर कर रहा था
और जो इसे दरपेश मिशन के सिलसिले में परेशान कर रहे थे। इसने हाजी साहब से कहा, अंडमान के जजीरे हमारे लिए अजनबी हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास ज़रूरी कागजात वगैरह का होना ज़रूरी है, वरना हम बंदरगाह पर ही पकड़े जाएंगे। हाजी साहब बोले, इसकी तुम फिक्र ना करो, मैंने सारा इंतज़ाम सोच रखा है। मेरे एक दोस्त के पास जज़ायर अंडमान में जंगल की कटाई का ठेका है। वो एक अरसे से वहाँ काम कर रहे हैं। इनका नाम शेख कबीर है। जंगल की कटाई के मौसम में वो अंडमान में ही रहते हैं। जब बारिशों का सीज़न शुरू हो जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। भारतीय हुकूमत की तरफ से इन्हें वहाँ एक छोटा सा बंगला मिला हुआ है, जहाँ वो 6 माह अकेले रहकर कटाई के कामों की निगरानी करते हैं। शेख साहब की बीवी बच्चे यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं। अंडमान में बारिशों का मौसम ख़त्म हो रहा है और चंद दिनों के बाद दरख्तों की कटाई का सीज़न शुरू हो जाएगा। मैं इनको सब कुछ समझा लूँगा। वो सच्चे मुसलमान हैं। जिहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती की खातर वो हर काम में पेश रहते हैं। लिहाजा तुम लोगों को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि अंडमान में जाकर तुम कहाँ रहोगे और तुम्हारे कागजात वगैरह का क्या बनेगा। शेख साहब ने अंडमान में अपने पास लाइसेंस वाला असला भी रखा हुआ है, क्योंकि काली पानी के जंगल बड़े खतरनाक हैं। वहाँ बड़े बड़े खूंखार दरिंदे रहते हैं जो एक बार आदमी पर हमला कर दें या तो खुद मर जाते हैं और या आदमी को मार डालते हैं। तुम्हें वहाँ असला वगैरह की जो ज़रूरत पड़ेगी, शेख साहब इसका इंतज़ाम भी कर देंगे। शेख साहब अपनी जमात के ही आदमी हैं। वो हर मुमकिन तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे। कमांडो इमरान ने पूछा, मैंने सुना है कि अंडमान में दाखिल होने के लिए भारतीय बाशिंदों को भी खास इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। हाजी साहब बोले, ये आपने कहीं से बिल्कुल गलत सुना है। भारत में रहने वाला जज़ायर अंडमान में बिला रोक टोक दाखिल हो सकता है। अलबत्ता वहाँ बंदरगाह के हकाम आने वाले से ये ज़रूर पूछते हैं कि वो कितने दिन अंडमान में क़याम करेगा और वहाँ किसके यहाँ क़याम करेगा। इसका इंतज़ाम हम कर देंगे। आप दोनों शेख कबीर के करिंदे बन कर जाएंगे। शेख साहब की तरफ से मैं आपको इनके अंडमान वाले ऑफिस में तकर्री के कागजात भी दे दूंगा। आप ठहरेंगे भी शेख साहब के ही क्वार्टरों में। मेरा ख्याल है अब तुम्हारी तसल्ली हो गई है। कमांडो इमरान की वाकई तसल्ली हो गई थी। हाजी साहब ने तकरीबन इनके सभी मसाइल हल कर दिए थे। हाजी साहब ने इमरान से कहा, यहाँ पीछे एक मैदान है, इसकी दूसरी तरफ एक छोटी सी आबादी है। तुम सुबह को वहाँ जाकर नाश्ता भी कर सकते हो और दोपहर का खाना भी खा सकते हो, मगर तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। मैं कल रात को मेहंदी साहब के हमरा आऊँगा। इसके बाद हाजी साहब चले गए। दूसरे दिन रात को वो मेहंदी साहब को साथ लेकर आए। मेहंदी साहब कहने लगे, अंडमान में महाशक्ति नाम की ये एटमी फैक्ट्री सबसे बड़े जजीरे के जनूब में एक जंगल में वाक़ है। ये मकाम चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों में घिरा हुआ है। वहाँ पहुँचने के लिए एक तेज रफ्तार नदी को भी अबूर करना पड़ता है। इसके अलावा पहाड़ी पगडंडियाँ बड़ी दुश्वार गुजार हैं। फैक्ट्री को आबाद इलाके से मिलाने वाली सिर्फ एक ही सड़क है, जिस पर से किसी शहरी को गुजरने की इजाज़त नहीं है, इसलिए तुम लोगों को पहाड़ी रास्तों से ही जाना होगा। फैक्ट्री के चारों तरफ खारदार तारों की ऊंची दीवार है। रात के वक्त खारदार तारों में बरकी रोज छोड़ दी जाती है। आप लोगों को इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और सिक्योरिटी के इन इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए अपना मंसूबा तैयार करना होगा। जो खुफिया दस्तावेज में देखकर आ रहा हूँ, इनके मुताबिक फैक्ट्री में एटम बम चलाने वाला ड्यूटेरियम ऑक्साइड की पहली खेप तैयार हो चुकी है, जिसे फैक्ट्री के तहखाने में स्टोर कर दिया गया है। इस महाशक्ति फैक्ट्री के बारे में मैं जितनी भी मालूमात हासिल कर सका हूँ वो मैंने तुम्हें बता दी है। अब आगे जो कुछ करना है तुम लोगों को खुद ही करना होगा। कमांडो इमरान के जहन के कंप्यूटर ने इन सारी मालूमात को अपने अंदर मसूल कर लिया था। इसके बाद मेहंदी साहब ने हाजी साहब से कहा, मुझे जल्दी वापस जाना है। हाजी साहब उठ खड़े हुए। इमरान से कहा, मेरा ख्याल है कमांडो जिब्रान कल शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगा। जैसे ही वो आया मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसी दौरान मैं शेख कबीर से मिलकर इनसे भी सारी बात कर लूंगा और तुम्हारी तकर्री के कागजात भी तैयार करवा लेता आऊंगा। अपने मिशन पर रवाना होने से पहले मैं शेख साहब से तुम्हारी मुलाकात भी करवा दूंगा, जो बहुत ज़रूरी है। हाजी साहब मेहंदी साहब को लेकर चल दिए। इमरान एक बार फिर अपने मिशन के बारे में गौर फिक्र में खो गया। इसे अपने दोस्त और साथी कमांडो जिब्रान का शिद्दत से इंतजार था। इसके साथ मिलकर ही कोई हतमी मंसूबा तैयार किया जा सकता था। दूसरे रोज शाम का अंधेरा होने के बाद हाजी साहब आए तो इनके साथ कमांडो जिब्रान भी था। दोनों दोस्त गले लगकर मिले। हाजी साहब कहने लगे, शेख कबीर से मैंने तुम्हारे बारे में सारी बात कर ली है। वो तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने के लिए दिलो जान से तैयार हैं।
अपने इंडीमान वाले ऑफिस में वो तुम्हें बतौर मुंशी के मुलाजिम रखेंगे और तुम्हारे तमाम जरूरी कागजात तैयार करवा देंगे, जो तुम्हें इंडीमान के सबसे बड़े जजीरे और जजायर के दारुल हुकूमत मार्शल की बंदरगाह पर कस्टम के हकाम को दिखाने होंगे। शेख साहब परसों इंडीमान जा रहे हैं, तुम इनके साथ नहीं जाओगे बल्कि दूसरे जहाज में बैठकर इनके बाद वहां पहुंचोगे। अपने ऑफिस का एड्रेस तुम्हें बता दिया जाएगा और तुम्हारी तकर्री के कागजात पर भी लिखा हुआ होगा। तुम बंदरगाह पर उतरने के बाद सीधा इनके ऑफिस जाओगे, जहां शेख साहब तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें गाइड करेंगे और तुम्हारे क्वार्टरों में भिजवा देंगे। अब बाकी सिर्फ शेख साहब से तुम्हारी मुलाकात जरूरी है। इसके लिए तुम दोनों कल सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ से निकलकर मेरे होटल आ जाओगे। मैं तुम्हें साथ लेकर शेख कबीर की कोठी पर जाऊंगा। जब सारे मामला तय हो गए तो हाजी साहब चले गए। इनके जाने के बाद दोनों कमांडो दोस्त सर जोड़कर बैठ गए और अपने नए और इंतहाई अहम और खतरनाक मिशन के बारे में सोच विचार करने लगे। दूसरे दिन सूरज गुरूब होने के बाद हाजी साहब की हिदायत के मुताबिक वो दोनों इनके होटल जा पहुंचे। हाजी साहब इनका इंतजार कर रहे थे। इन्हें देखते ही होटल से निकलकर इन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और बोले, शेख कबीर को मैंने टेलीफोन कर दिया था, हम इन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। जजायर इंडीमान के मशहूर ठेकेदार कबीर दीन की पुरानी तर्ज की कोठी पुरानी दिल्ली के एक नवाही इलाके में थी। बड़ी खामोश और पुरसुकून कोठी थी। शेख कबीर साहब की उम्र 50 से ऊपर हो चुकी थी। शरई दाढ़ी, मूंछों में सफेद बाल आ गए थे। जिस्म दुबला और कद दरमियाना था। दिल्ली के पुराने मुसलमानों के लिबास यानी शेरवानी पजामे में थे। बड़े तबाक से मिले। एहतियात के तौर पर वो इन्हें कोठी के अकबी सहन वाले कमरे में ले आए। इनकी तवाज़े मिठाई और चाय से की। जब नौकर बर्तन वगैरह उठाकर चले गए तो वो इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। सबसे पहला सवाल क्या है? कभी जजायर इंडीमान जाना हुआ है तुम्हारा? इसे काला पानी भी कहते हैं। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, बचपन में सुना था कि जिसे अंग्रेज हब्स दवाम की सजा सुनाता था, इसे काला पानी बेच दिया जाता था। शेख साहब हंसकर बोले, बिल्कुल ठीक सुना था तुमने। अब भी तकरीबन यही सूरत हाल है वहाँ। अगरचे झीलों में वो पहले वाली रौनक नहीं रही, लेकिन भारतीय हुकूमत अपने सियासी दुश्मनों और खतरनाक मुजरमों को काले पानी मुंतकिल कर देती है। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। अंग्रेजों के ज़माने में काले पानी में जेल तो ज़रूर थी, मगर कैदियों को इजाज़त थी कि वो जेल के बाहर रहकर जजीरे में मेहनत मजदूरी और छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। गर्ज ये कि बाज़ कैदी वहाँ शादियाँ भी कर लेते थे, क्योंकि ये उम्र कैद के कैदी होते थे। इनमें से बाज़ इंडिया से अपने बीवी बच्चों को भी वहाँ बुला लेते थे। वहाँ इन्हें हर जगह आने जाने की इजाज़त होती थी। सिर्फ खतरनाक कैदियों को जेल में रखा जाता था। इस जमाने के कैदियों की कुछ औलादें आज भी पोर्ट ब्लेयर इंडीमान के अहम और सबसे बड़े जजीरे में आबाद हैं और कारोबार करती हैं। इंडीमान की सबसे बड़ी आफत और मुसीबत वहाँ की आबो हवा है। तकरीबन सारा साल बारिशें होती रहती हैं, जिसकी वजह से हबस की फजा रहती है। जंगलों की तरफ से रात को मलेरिया वाले मच्छर हमला करते हैं। अब तो वहाँ काफी सहूलत हो गई है, वरना अंग्रेजों के ज़माने में वहाँ गंदम नहीं मिलती थी। हर कोई चावल ही खाता था। अब गंदम भी भारत से पहुँच जाती है। मैं भी यही कारोबार करता हूँ। ये इमारती लकड़ी जंगल में कटाई और चराई के बाद भारत भेज दी जाती है। वहाँ जंगल बड़े घने और जहरीले कीड़े मकोड़ों से भरे हुए हैं। शेर और रीछ कभी कभार देखने में मिलते हैं, मगर हाथी आम पाए जाते हैं। इन जंगलों में झीलें, दलदलें, तेज रफ्तार नदियाँ बहती हैं। यहाँ के कदीम जंगली बशिंदे छोटे कद के काले होते हैं और इनमें से बाज कबीले आज भी आदमखोर हैं। वो छुपकर भूले भटके मुसाफिर को उठाकर ले जाते हैं और फिर इसे भूनकर खाते हैं। ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम इन खतरात से होशियार होकर रहो और अपना मिशन अंजाम दे सको। तुम्हें वहाँ की तमाम आफतों वगैरह का इल्म हो। शेख साहब ने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, हाजी साहब की ज़बानी मुझे तुम्हारे मिशन की नौइयत का इल्म हो गया है। ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हारी जान जा सकती है, और अगर हुकूमत को मालूम हो गया कि इस मिशन में मेरा भी हाथ है, तो ना सिर्फ ये कि मेरे खानदान का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, बल्कि मुझे भी फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह तुम इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मिशन पर निकल खड़े हुए हो, इसी जज्बे के तहत मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आमादा हो गया हूँ। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक गारंटी लेना चाहता हूँ कि तुम बेहद एहतियात से काम करोगे, और अगर पकड़े गए तो किसी हालत में भी मेरा नाम जुबान पर नहीं लाओगे। इसे तुम मेरी बुज़दिली समझ लो, मेरी खुदगर्जी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, मगर तुम्हें ये गारंटी देनी पड़ेगी। क्या तुम मुझे ये गारंटी देते हो? कमांडो इमरान ने कहा, मैं और किसी तरह आपको यकीन नहीं दिला सकता, सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने साथी कमांडो जिब्रान की
طرف سے بھی کہوں گا کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم پکڑے گئے تو دشمن کی اذیتیں سہتے سہتے موت کو گلے لگا لیں گے، لیکن آپ کا نام زبان پر نہیں لائیں گے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شیخ کبیر نے برجستہ ہو کر کہا، بس مجھے یقین آ گیا۔